हे फ्रेंड्स, फिर से मिल रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी गो ऑन टू द सेकंड सेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले सेशन में हमने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते बिल ऑफ एक्सचेंज और एक्सक्यूज मी, सॉरी। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का फ़र्क एक बार याद कर लेते हैं। अगर ए बी को गुड्स बेच रहा है उधार से, तो ए बन गया क्रेडिटर, बी बन गया डेटर, बराबर। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कौन किस पे ड्रॉ करता है? तो ए ड्रॉ करेगा बिल पे, बी पे। तो ए बन गया ड्रॉवर, बी बन गया ड्रॉई। ए साइन करेगा ये बिल और बी को भेजेगा। ओके, जब तक बी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इट इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट। फिर बी इसको एक्सेप्ट करेगा और वापस भेजेगा। जब बी इसको एक्सेप्ट कर जाएगा तब ये बनेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ए के लिए इसको हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ए को इसका पैसा मिलने वाला है, और बी के लिए इसको बोला जाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि बी को इसका पैसा पे करना पड़ेगा। क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। अब सेम कंसेप्ट हम लोग प्रॉमिसरी नोट के लिए देखते हैं। ए ने क्रेडिट सेल्स किए बी को। अब ए है क्रेडिटर, बी है डेटर। अब प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा? तो बी प्रॉमिस लिख के देगा। तो बी बनाएगा प्रॉमिसरी नोट ए को। बी विल बी कॉल्ड एज द प्रॉमिसर, ए विल बी कॉल्ड एज द प्रॉमिसी, एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज द प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। अब ए इसको बोलेगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, हाँ सर, इसको बिल रिसीवेबल ही बोलेगा अकाउंटिंग के लिए। और बी इसको बोलेगा बिल्स पेबल। ओके, तो प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। ओके, लोकल लैंग्वेज में बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या बोला जाता है? हुंडी, HUNDI, हुंडी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, बिफोर आई मूव ऑन, होप आप लोगों ने सारे फॉर्मेट जो आपको मैंने ड्रॉ करने बोले थे कर लिए, क्योंकि बोर्ड्स में 5 मार्क के लिए ये फॉर्मेट्स आते हैं। फॉर्मेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें कटिंग ओवर राइटिंग का आधा आधा मार्क कटेगा। तो देयर शुड बी नो कटिंग, नो ओवर राइटिंग इन एनी ऑफ द फॉर्मेट्स। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्म ऑफ द बिल और टेन्योर ऑफ द बिल। जितने पीरियड के लिए क्रेडिट दिया जाता है, उतना जो पीरियड है उसको बोलाएगा टर्म ऑफ द बिल या टेन्योर ऑफ द बिल। फिर वो डेज में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है। अगर मैंने आपको उधार पे गुड्स बेचे और आपको बोला 90 दिन बाद पैसे दो, जब मैं आप पे बिल बनाऊंगा तो ये 90 दिन का बिल बनाऊंगा, तो ये जो 90 दिन है ये हो गया टर्म ऑफ द बिल। सो टाइम आफ्टर विच अ बिल बिकम्स ड्यू, टाइम आफ्टर विच अ बिल बिकम्स पेबल। तो ये मंथ्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है। नाउ ड्राफ्ट, बिल जब तक एक्सेप्ट नहीं होता उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट। इसकी वैल्यू क्या है? 0, जब तक एक्सेप्ट नहीं होता। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, सिंपल पीस ऑफ पेपर। अब अगला है डेज ऑफ ग्रेस। ओके, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ डॉग्स, डेज ऑफ ग्रेस। अब ये क्या है? जो पीरियड ऑफ द बिल हम लोग या टर्म ऑफ द बिल है वो कैलकुलेट करते हैं, तो डेट ऑफ द बिल प्लस टर्म ऑफ द बिल, जो जो ड्यू डेट आती है, ओके, पहली जो ड्यू डेट आती है उसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब डेट में पीरियड ऐड कर दिया, जो भी ड्यू डेट आई वो होगी नॉमिनल ड्यू डेट। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है भाई जो डेटर है उसको पेमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय दो। तो ये एक्स्ट्रा समय कितना है? 3 एक्स्ट्रा दिन का समय मिलता है, 3 एक्स्ट्रा डेज। इनको बोला जाता है 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं 3 डॉग्स, 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा 3 दिन मिलते हैं पेमेंट के लिए अरेंजमेंट करने को, इनको बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। तो जो भी नॉमिनल ड्यू डेट आएगी उसमें ये 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किए, तो जो मिलती है उसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। ओके, डेट ऑफ द बिल प्लस पीरियड इज नॉमिनल ड्यू डेट, इसमें 3 डॉग्स ऐड किए कि आते हैं आपको लीगल ड्यू डेट। अब
ये डेज ऑफ ग्रेस कौन से दो टाइप के बिल में नहीं मिलती है, ऑन डिमांड और एट साइट। ऑन डिमांड और एट साइट का लॉजिक क्या है भाई, जब मांगा तब पैसा देना पड़ेगा, तो कोई पीरियड होता नहीं उनमें, तो डेज ऑफ ग्रेस का भी कोई विषय नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अ चेक, सो 3 एक्स्ट्रा डेज। नाउ डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ द बिल, तो ये जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है ये उस दिन को बोलते हैं जिस दिन पैसा पेएबल होता है। अब ये दो डेट्स हमने देखे, नॉमिनल और लीगल, तो विदाउट एडिंग डेज ऑफ ग्रेस इज नॉमिनल एंड आफ्टर एडिंग द डेज ऑफ ग्रेस इट इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट। तो अब मैं ये पूरा पीरियड वगैरह का जो झमेला है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पे अटेंशन। ओके, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, A draws a bill on B. B accepts it and gives it back to A. A ने ये बिल ड्रॉ किया था से 5 अप्रैल 2019 को। B ने ये बिल एक्सेप्ट किया 10 अप्रैल 2019 को। बिल का पीरियड है 3 मंथ्स, 3 महीने। तो अब 3 मंथ्स आफ्टर डेट, द बिल इज 3 मंथ्स आफ्टर डेट। तो अब इसकी ड्यू डेट कैसे गिनेंगे, ऑल ऑफ यू हैव अ लुक एट इट। हमने कौन सी ड्यू डेट देखी, नॉमिनल, और दूसरी देखी लीगल। तो अब देखते, सी आफ्टर डेट, आफ्टर डेट इज आफ्टर डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल। तो डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल इज 5/4/19। तो कैसे गिनेंगे, देखो 5/4/19 प्लस 3 मंथ्स। तो अगर आप ये गिनते हो तो 5/5/19, 5/6/19 एंड 5/7/19 बराबर। 5/4/19, 5/5/19, 5/5/19, 5/6/19, 5/7/19। ये जो आई, ये आई नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसमें क्या ऐड होंगे, 3 डेज ऑफ ग्रेस प्लस 3 डॉग्स। तो अब अपनी ड्यू डेट क्या आई, 8/7/19। तो ये जो आई इसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। इस दिन पैसा पेएबल हो जाएगा। तो देखो पीरियड को कैसा गिना जाता है। अब इसी को अगर डेज में रहेगा, सारे रूल्स में बताऊंगा, पहले गिनना कैसा ये समझ लेते। अगर सेम हम लेते, ये सेम बिल का एग्जांपल लेते, फिर से एक एग्जांपल लेते, नहीं तो चलो, ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, बिल ड्रॉ किया 90 डेज का, डेट ऑफ ड्रॉइंग वॉज से 7/5/19। बी ने एक्सेप्ट किया 15/5/19 को। तो 90 डेज आफ्टर डेट, बिल वॉज 90 डेज आफ्टर डेट। अब ये 90 डेज कैसे गिनेंगे, तो ये देखो, अब ये इंटरेस्टिंग है, हाउ टू कैलकुलेट। 7/5/19, अब ये है मई, तो मई में कितने दिन बचे हैं, मई के टोटल पीरियड कितना होता है, 31 डेज का मई होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर। तो 31 - 7, तो मई में बचे 24 डेज। फिर आ गया जून। अब जून में कैसे गिनने का, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। जून में 30 दिन, 30 और 24 54 डेज। जुलाई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में 31 डेज। कितने हुए, 31 + 30 61 + 24, 61 + 24 85। तो अगस्त, अगस्त 85 हो गया, 90 चाहिए तो 5 डेज ऑफ अगस्त। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो गई, 5th ऑफ अगस्त। नॉमिनल ड्यू डेट 5th ऑफ अगस्त। इसमें डॉग्स ऐड होंगे, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे। तो ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 8th ऑफ अगस्त 19। ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती है, वो भी मैं आपको बोलता हूँ। ओके, समझो बिल। अब देखो अगला एग्जांपल,
ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बोला 1 महीने का बिल है, बिल ड्रॉ किया ए ने 31 Jan 2019 को, 1 month आफ्टर डेट। अब अगर हम ये और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ओके, बी हैज एक्सेप्टेड द बिल। अब ड्यू डेट क्या होगी? अगर आप देखते हो 31 Jan 19 प्लस 1 month इज द पीरियड, तो फेब में तो बेटा 31 है ही नहीं ना, तो अब क्या करें? तो करस्पॉन्डिंग लास्ट डेट, करस्पॉन्डिंग लास्ट डेट, तो इसका करस्पॉन्डिंग लास्ट डेट क्या आएगा? 28 February 19। ओके, क्या लेना है? आप डेज नहीं, 1 महीना इज 1 महीना, इसको 30 दिन में कन्वर्ट मत करो, तो ये आएगा 28 February 19 प्लस 3 डॉग्स, तो ड्यू डेट आएगी 3 March 19। ओके, देखो, तो क्योंकि फरवरी में 31 दिन नहीं थे, तो फरवरी में करस्पॉन्डिंग लास्ट डेट ली हमने, यानी 28, यानी अगर 31 मार्च को 1 महीने का बिल ड्रॉ होता है तो 30 अप्रैल लेंगे, क्योंकि अप्रैल में 31 दिन नहीं होते। समझ में आई बात? तो जो महीने में 31 दिन नहीं, वो महीने में उसका पहले वाला दिन, जो भी करस्पॉन्डिंग लास्ट डेट है। सिमिलरली अगर यही सब हम लोग पैरेलली यहाँ पे भी देखते हैं कि भाई सेम सम है, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, लेकिन ये जो बिल था ये सिर्फ 30 डेज का था, डेट वॉज सेम, 31 Jan को ड्रॉ किया, तो अब क्या होगा? 31 Jan 19 प्लस 30 डेज। अब 30 डेज कैसे गिनेंगे? तो फरवरी के 28 प्लस मार्च के 2, तो 2 March 19 प्लस 3 डॉग्स, तो ड्यू डेट आएगी 5 March 19। सो डेज में अलग आएगा और मंथ में अलग आएगा, अरे सॉरी, डेज में अलग आएगी ड्यू डेट और मंथ में अलग आएगी। समझे ये बात? ध्यान से समझ के लो, ओके। अब अगला एक और एग्जांपल, हमने आफ्टर डेट देखा, अब आफ्टर साइट देखते हैं। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया से 2 February 19, बी पीरियड बोला 4 months, बी ने 4 months आफ्टर साइट, ओके, आफ्टर साइट, बी ने ये बिल एक्सेप्ट करके वापस भेजा से 5 February 19। तो अब डेट पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? आफ्टर साइट बोला है ना यहाँ पे, तो आफ्टर साइट मतलब जिस दिन से बिल एक्सेप्ट किया। एक्चुअली रूल इज व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब लेकिन वो अलग से डेट नहीं दिया गया, तो हम जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है उसी को डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट लेंगे। तो एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, तो 5 February से कैलकुलेट होगा, तो 5 Feb 19 प्लस 4 months, तो ये आएगा 5 March April May June 6 19, ये नॉमिनल ड्यू डेट आई, प्लस 3 डॉग्स, तो ये आई 8 6 19। इज इट क्लियर कैसे कैलकुलेट करना है? अब ड्यू डेट के कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। अगर लीगल ड्यू डेट मतलब 3 डॉग्स ऐड करने के बाद, अगर लीगल ड्यू डेट किसी नेशनलाइज्ड हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे या तो संडे यानी नॉन वर्किंग डे पे पड़ती है, ओके, तो हम विल टेक इट एज ए नेशनल हॉलीडे ओनली, तो फिर ड्यू डेट क्या लेंगे? तो ड्यू डेट वुड बी, ध्यान से सुनो, ड्यू डेट वुड बी प्रीवियस वर्किंग डे, यानी अगर 15 अगस्त को ड्यू डेट आई, अगस्त को ड्यू डेट आई लीगल ड्यू डेट, तो वो पेएबल होगा 14 अगस्त को, 14th August, ओके। 2 अक्टूबर को ड्यू डेट आई, तो वो पेएबल होगा 1 अक्टूबर को। समझ में आई बात? ओके। हाफ ईयर एंडिंग एंड हाफ ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग इन 1 अप्रैल को अगर ड्यू डेट आई,
तो वो 31 मार्च को पेएबल होगा। 30/9 को अगर ड्यू डेट आई, दिस इज ईयर एंडिंग, दिस इज हाफ ईयर एंडिंग, वो 29/9 को पेएबल होगा। तो दिस इज हाउ यू वर्क ऑन इट, याद रखो। ओके, कोई भी नेशनल हॉलीडे 26 जैन, ईयर कोई भी हो सकता है, तो ये 25 जैन आएगा। हाँ, लेकिन ये सब वर्किंग डे होने चाहिए। अगर ये दिन पे सैटरडे या इस दिन पे संडे आया तो वापस एक दिन और पहले, यानी अगर समझो 14 अगस्त ये संडे रहेगा तो 13 अगस्त को पेएबल होगा। 25 जनवरी ये संडे तो 24 जनवरी को पेएबल होगा, अगर वो सैटरडे वर्किंग है तो। क्लियर? अगर इमरजेंसी हॉलीडे आया, एकदम से डिक्लेयर हुआ, जैसे कोई समझो कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर मर गया और छुट्टी डिक्लेयर हो गई, या तो जैसे अभी कोविड-19 में एकदम से लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, तो इसके केस में सक्सीडिंग वर्किंग डे, अगला दिन। ओके, अगला दिन, यानी अगर समझो 1 जैन ड्यू डेट आ रही है और एकदम से हॉलीडे आ गया 1 जैन को, तो वो 2 जैन को पेएबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट वर्किंग डे, सक्सीडिंग वर्किंग डे। तो ये जो है ये आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत याद रखना है। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। अरे यार, चलो, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट और ऑन डिमांड या एट साइट, ये 3 हमने बिल्स पिछले वीडियो में भी देखे, अभी भी देखते हैं। आफ्टर डेट यानी डेट ऑफ ड्राइंग से पीरियड कैलकुलेट होगा। अब यहाँ कैलकुलेशन इन्होंने बताया है कैसे करना है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दोस कैलकुलेशन, समझ के लेना है। जैसे हमने बताया था, अगर 15 अगस्त यानी नेशनल हॉलीडे पे आया तो प्रीवियस वर्किंग डे, देखो यहाँ पे दिया, पब्लिक हॉलीडे पे आया प्रीसीडिंग वर्किंग डे। ओके, इमरजेंसी हॉलीडे पे आया नेक्स्ट वर्किंग डे। तो 15 अगस्त आया ये समय, तो 14 अगस्त ड्यू डेट हो जाएगी। कैसे दिन गिने जाते हैं, कैसे पीरियड गिना जाता है, मैंने भी बताया, इन्होंने भी बताया। आफ्टर साइट में 3 डेज ऑफ ग्रेस का विषय नहीं, जिस दिन मांगा उस दिन पे करना पड़ेगा। आफ्टर साइट नहीं, ऑन साइट या ऑन डिमांड, माय मिस्टेक, ऑन साइट या ऑन डिमांड, यहाँ पे दिया ही नहीं है उसका कंसेप्ट। लेकिन अगर रहा ऑन साइट या ऑन डिमांड बिल रहा, तो ऑन साइट या ऑन डिमांड बिल में 3 डेज ऑफ ग्रेस का विषय नहीं, जिस दिन आपसे पैसा मांगा उस दिन आपको पैसा देना पड़ेगा। अगली कंसेप्ट है होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर यानी जिसको बिल दिया गया हो। ओके, जिसके पास बिल होगा। समझो ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करके वापस दिया, ए ने वो बिल सी को दिया, तो सी बिकम्स द होल्डर ऑफ द बिल। सो जिसके हाथ में बिल है, दैट पर्सन इज सेड टू बी होल्डर ऑफ द बिल। ही हैज ऑल द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर और द ड्रॉवर who is in the possession of the bill of exchange, and he has the right to receive the amount is known as the holder। तो पैसा लेने का हक उसके पास है। ओके, अगर ड्यू डेट पे होल्डर पैसा लेने चले गया तो वो होल्डर बन जाएगा पेई। ओके, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस किया गया है। होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स भी वर्ड यूज किया गया। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स का मीनिंग क्या है? 3 चीजें उसके पास होनी चाहिए। कोई भी होल्डर ऑफ अ बिल to become a holder in due course, he has to have 3 things। एक तो उसको बिल कंसिडरेशन के बदले में, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले में मिला हो, मैं बताऊंगा सारा, गुड फेथ में मिला हो और बिफोर मैच्योरिटी मिला हो। मतलब क्या? ए ने बिल सी को दिया है, लेकिन ये बिल के बदले में सी ने ए को कुछ ना कुछ दिया है, एंड दैट इज ऑल्सो वैल्यूएबल। यानी अगर समझो 10,000 का बिल है तो 10,000 की वैल्यू के आसपास का कुछ ना कुछ सी ने ए को दिया है, इसीलिए ए ने बिल सी को दिया है। ये बात याद रखो। ए ने अगर ये गिफ्ट कर दिया सी को या ऐसे ही दे दिया सी को, तो ये बिना कंसिडरेशन के हो गया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो टू एंडोर्स द बिल और टू फॉर द होल्डर टू बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, कंसिडरेशन होना जरूरी है, पहली चीज। ओके, दूसरा गुड फेथ में दिया गया है। अगर सी ने ये बिल ए से चोरी कर लिया, सी ने ये बिल ए से चोरी कर लिया, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। और कब एंडोर्स करना है? ड्यू डेट के पहले, मैच्योरिटी के पहले। मैच्योरिटी हो गई तो जिस दिन मैच्योरिटी हो गई, जिसके पास बिल है वो पेई बन जाएगा, फिर वो आगे एंडोर्स नहीं कर सकता। तो ये एंडोर्स भी कब होना चाहिए? एंडोर्स इज पासिंग ऑन द ओनरशिप। तो एंडोर्स भी कब होना चाहिए? ड्यू डेट के पहले। तो 3 चीजें होनी चाहिए भाई, पैसे दिए गए होने चाहिए,
दूसरा गुड फेथ में लिया होना चाहिए बिल और ड्यू डेट के पहले लेना चाहिए बिल, तो वो जो बंदा है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा। तो अगर सी ने ए से बिल चोरी किया है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने वाला नहीं है। अब टाइप्स ऑफ बिल, बिल के इंटरेस्टिंग अलग अलग टाइप्स है। अब ये क्या क्या टाइप्स है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल का मतलब है जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन बिजनेसेस में यूज होते हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नोन एज ट्रेड बिल। इसमें कंसिडरेशन होता है, ओके हर बंदा दूसरे को कुछ दिया उसके बदले में बिल ले रहा है, यानी समझो मैंने आपको गुड्स उधार से बेचे, उसके बदले में मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करके वापस दिया, तो देयर इज अ कंसिडरेशन फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसे बिल को बोला जाता है ट्रेड बिल। तो फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ये जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन के बदले में क्रिएट किया गया बिल है। एक और है अकोमोडेशन बिल। अब ये जो बिल है ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये अकोमोडेशन बिल, कि भाई मैंने आपको कुछ दिया नहीं है बट फिर भी मैं आप पे बिल ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे एक्सेप्ट करके वापस दे रहे हो। नो ट्रेड ट्रांजैक्शन, नो ट्रेड ट्रांजैक्शन, नो कंसिडरेशन। Then also a party is accepting the bill in favor of another just because they want to admit temporary financial problems of the person। तो किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की ज़रूरत है, उसको टेम्पररी अकोमोडेशन चाहिए पैसे का, तो किसी और से वो बिल एक्सेप्ट करके मांग लेगा और ये बिल को फिर बैंक से डिस्काउंट करके इस पे कर्जा लेके वो पैसे पे वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो ऐसे बिल को बोला जाता है अकोमोडेशन बिल। एक्चुअली ये वैलिड नहीं है, ओके इसको काइट बिल भी बोला जाता है, बट इसको प्रूव करना मुश्किल है क्योंकि कोई भी बिल पे ये तो लिखा होता नहीं ना कि किसके बदले में बिल मिला है, सिर्फ फॉर वैल्यू रिसीव्ड होता है। क्या होती वैल्यू रिसीव्ड ये तो बताया नहीं होता है। तो अकोमोडेशन बिल और ट्रेड बिल को अलग कर पाना, ऐसे हेडिंग में थोड़ी लिखा रहता है अकोमोडेशन बिल या ट्रेड बिल, नहीं। ओके एक एग्जांपल ले, तो आपने मेहनत की उसके बदले में पापा ने आपको पैसे दिए और आपको पापा ने पैसे ऐसे ही दे दिए, दोनों 100 रुपए दिए, तो किसी नोट पे अलग से लिखा होगा कि ये गिफ्ट है और ये मेहनत के पैसे खरी कमाई है, नहीं ना। वैसा ही अकोमोडेशन बिल का भी है। अकोमोडेशन बिल पे कहीं पे लिखा नहीं होता कि ये अकोमोडेशन बिल है, सिर्फ ये जो दो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है ड्रॉअर और ड्रॉई, इन्हीं को मालूम होता है कि भाई बीच में कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बिल बनाया गया है। म्यूचुअल फाइनेंशियल अकोमोडेशन, इसको बोला जाता है अकोमोडेशन बिल विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ओके इसको काइट बिल भी बोलते हैं, KIT, हवा में गोलीबारी है क्योंकि। इनलैंड बिल जब सारी पार्टीज कंट्री के अंदर रहती है तो उसको बोलते हैं इनलैंड बिल। फॉरेन बिल जब एक कंट्री का में एक पार्टी दूसरी कंट्री में है तो इसको बोलते हैं फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ड्रॉन इन इंडिया पेएबल इन ऑस्ट्रेलिया, या उल्टा बिल ड्रॉन इन ऑस्ट्रेलिया पेएबल इन इंडिया। अब आफ्टर डेट बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ किया है उस दिन से अगर पीरियड कैलकुलेट होगा। आफ्टर साइट बिल, जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया है उस दिन से पीरियड कैलकुलेट होगा। समझो ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया है 1 अप्रैल 19 को, उसने एक्सेप्ट किया है 10 अप्रैल 19 को। आफ्टर डेट बिल में 1/4/19 से पीरियड कैलकुलेट होगा, समझो 1 महीना 2 महीना जो भी है, और आफ्टर साइड बिल में 10/4/19 से कैलकुलेट होगा। ऑन डिमांड या एट साइड में झमेला ही नहीं, आप कभी भी ड्रॉ करो कभी भी एक्सेप्ट करो, उसमें पीरियड ही नहीं होता है। तो ड्रॉअर को जिस दिन पैसे की जरूरत पड़ेगी और ड्रॉई के पास जाएगा, बोलेगा पैसा दे, और ड्रॉई को तुरंत पैसा देना पड़ेगा। डेज ऑफ ग्रेस वगैरह इसमें मिलता नहीं। ऑन डिमांड या एट साइट, पेएबल इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन टू द ड्रॉई, देयर इज नो टाइम पीरियड, ये भी याद रखो। ग्रेस डेज भी नहीं मिलते। नाउ ऑनरिंग ऑफ बिल एंड डिसऑनरिंग ऑफ बिल, अब ये कंसेप्ट भी हम लोग समझ लेते हैं। अब ऑनर होना मतलब क्या, चलो वापस कमिंग बैक। ए ने बी को क्रेडिट पे गुड्स बेचे, ए बन गया क्रेडिटर, बी बन गया डेटर। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने वो बिल
एक्सेप्ट किया, ए बन गया ड्रॉवर, बी बन गया ड्रॉवी। अब ड्यू डेट पे देखो, ड्यू डेट पे ए जाएगा बी के पास कि भाई तू पैसा दे, तो अगर बी पैसा दे देता है तो ए बिल वापस कर देगा बी को, और बी पेमेंट कर देगा ए को। अगर वो पूरा पैसा दे देता है तो इसको बोला जाता है ऑनरिंग ऑफ बिल, पैसा अगर पे कर देता है तो। ओके अगर नहीं करता है तो ऑब्वियसली इसको बोला जाएगा डिसऑनरिंग ऑफ बिल। डिसऑनर दो तरीके के होते हैं, अब दोनों में बताता, देखो मजेदार है। ए ने बी को गुड्स बेचे उधार से, अब ए ने बिल भेजा या ड्राफ्ट भेजा, ड्रॉज अ बिल ऑन बी। अब बी ने ना उस पर साइन ही नहीं की, बी ने उसको बोला भाई मैं तेरे को एक्सेप्ट करके ही नहीं देता बिल, जा। एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये बिल जो है ना ये एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ड्राफ्ट ही रह गया, तो इसको बोला जाता है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो वो बिल बना ही नहीं। दूसरा, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करके वापस दिया, ए के लिए बिल्स रिसीवेबल, बी के लिए बिल्स पेएबल। ड्यू डेट पे, ड्यू डेट पे ए बी के पास पैसे मांगने गया, बी ने पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं किया, तो इसको बोलते हैं डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। पैसा ही नहीं दिया तो इसको बोलते हैं डिसऑनर। अब बिल डिसऑनर हो गया, चलो हो गया बिल डिसऑनर। ए बी के पास पैसे मांगने गया, बी को बोला भाई पैसा दे, बी बोला नहीं देता, जा। क्या करता है, अब ए के पास ऑप्शन क्या, ए गया कोर्ट में, लीगल डॉक्यूमेंट है ना, तो ए जाएगा कोर्ट में। एक ध्यान से सुनो जो मैं बोलो, ए कोर्ट में गया, जज को बोला साहब देखो बी मेरा ना पैसा नहीं दे रहा। जज ने बी को बोला भाई तू क्यों पैसा नहीं दे रहा, बी बोलेगा अगर होशियार बंदा रहा, मैंने कहा नहीं बोला पैसा देने को, ए ने तो मांगा ही नहीं, मैंने तो नहीं बोला ही नहीं, ए नहीं मांगने आया मेरे पास, ए मांगेगा नहीं तो मैं क्यों दूं। अब ए के पास ये क्या प्रूफ है कि वो बी के पास पैसा मांगने गया था और बी ने पैसा नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं। सो फॉर दैट देयर इज अ कंसेप्ट बाय द नेम नोटिंग। ओके, नो व्हाट इज नोटिंग, तो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया हुआ है जिनको बोला जाता है नोटरी पब्लिक। Now, what are these notary public? Basically, these notary public are either retired court judges or lawyers. After a certain year of practice, they get this degree of notary and they can use their power. क्यों यूज कर सकते हैं उनकी पावर, टू नोटिफाई लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये वैलिड है या नहीं है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स पे अपना सील मार सकते हैं, सिक्का मार सकते हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है नोटरी पब्लिक। ओके, तो ए क्या करेगा, ध्यान से देखो, डिसऑनर होने के बाद ए जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, ए ये बिल ऑफ एक्सचेंज नोटरी पब्लिक को देगा, बोलेगा भाई बी ने ये बिल डिसऑनर किया, अब आप क्या करना है ये देखो, डिसऑनर्ड जो बिल है ये दे देगा नोटरी पब्लिक को। नोटरी पब्लिक विल कॉल बी एंड आस्क हिम वेदर ही इज मेकिंग द पेमेंट और नॉट। If B makes the payment, it's well and good, खत्म हो गया विषय उधर। If B does not make the payment, नोटरी पब्लिक के पास एक रजिस्टर होता है, ओके, नोटरी रजिस्टर। That notary public will note down the reasons and causes of dishonor, reason and circumstances, causes of dishonor in this notary register। and obviously उसके बाद क्या करेंगे, उस ये जो प्रोसेस इसको बोला जाता है नोटिंग, ये जो रजिस्टर में लिखने का प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज नोटिंग। और ये नोटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते,
ए हैज टू पे सर्टेन चार्जेस, एंड ये जो चार्जेस है इनको नोटिंग चार्जेस बोला जाता है। ये जो चार्जेस ए पे कर रहा है दे आर नोन एज नोटिंग चार्जेस। तो ए हैज टू पे सर्टेन चार्जेस फॉर गेटिंग दिस बिल नोटेड, और यहाँ पे वो बिल पे भी लिख देता है फैक्ट्स एंड रीजंस ऑफ डिसऑनर। सिर्फ नोटरी रजिस्टर में भी नहीं लिखेगा, ये बिल पे भी लिखेगा नोटरी पब्लिक। और ये जो नोटरी पब्लिक ने लिख के दिया है ये कोर्ट में प्रूफ करके काम करेगा कि भाई बिल डिसऑनर हो गया है। इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज में ये नोटिंग का काम चलता है। ओके, ये सिर्फ इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज में चलता है। Recording of the fact of dishonor of bill of exchange by a notary public. Authenticated proof of the fact है ये नोटिंग। देखो क्या करता है, होल्डर टेक्स द बिल टू द नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक क्या करता है, इन टर्न मेक्स अ डिमांड फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट अपॉन द ड्रॉई। ड्रॉई को बुलाएगा भाई पे कर, फॉर्मली पे करने को बोलेगा, और अगर रिफ्यूज करता है नोट द सेम ऑन द बिल, इवन उनके रजिस्टर में भी बोलते हैं। ओके, और ये कब करना है, विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर डिसऑनर। रीजनेबल टाइम में करो, सालों मत लगा दो, कुछ दिन में कर लो, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम अनरीजनेबल डिले कर दिया तो उसकी वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी। सी, इनलैंड बिल में नोटिंग किया जाता है, जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें प्रोटेस्टिंग करना पड़ता है। प्रोटेस्टिंग इज अ सर्टिफिकेट, पहले नोटिंग होता है, नोटिंग के बाद प्रोटेस्टिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट देखो, सर्टिफाइज द सेम, दिस सर्टिफिकेट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट। ओके, इस पे एक हाथ वन लाइनर आता है। So protest is a certificate which is formal in nature and attests the fact of dishonor of a bill based on noting. ये फॉरेन बिल में होता है सिर्फ। अब नोटरी पब्लिक कौन है ये भी याद रखो, लीगल प्रैक्टिशनर है और अदर पब्लिक सर्वेंट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द नोटरीज एक्ट। ओके, जनरली ये वकील लोग नोटरी की एग्जाम देके नोटरी बन जाते हैं कुछ पीरियड बाद, 10 साल जितना मुझे याद है, 10 या 12 साल की प्रैक्टिस के बाद। इनको काय का पावर ऑफ अटेस्टेशन, अटेस्ट टू साइन ऑफ फॉरेन डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफ नोटिंग प्रोटेस्टिंग ऑफ डिसऑनर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। इनके पास रेड कलर का सील होता है, वो एक स्टिकर होता है, वो स्टिकर लगाते हैं, उस पर वो सील का थप्पा मारते हैं। तो वो आप अगर कभी देखो तो वो रेड कलर के वो जो स्टिकर होता है उसके ऊपर सब एम्बॉस होके आता है, वो जो सील होता है वो सील मारना इज नोटिंग। और ये पुकट नहीं करते, चार्जेस लेते। नोटिंग कैसे किया जाता है, नोटिंग ऑफ बिल इज डन बाय रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, डेट ऑफ डिसऑनर एंड रीजंस ऑफ डिसऑनर, इतना सब लिखा जाता है। एंड फॉर दिस द नोटरी पब्लिक चार्जेस सर्टेन फीस विच इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। वन लाइनर आता है तो ये इतना आपको लिखना है। अब ये नोटिंग चार्जेस भी पे कौन करेगा, जो होल्डर है, लेकिन रिकवर किससे होगा, ड्रॉई से। पेड बाय द होल्डर इनिशियली who gets the bill noted for dishonor and subsequently recovers the amount from the person from whom the bill has been received. ऐसा करके ultimately borne by the person who is primarily liable for it, मतलब कौन, ड्रॉई। तो पे होल्डर करता है और फाइनली ये रिकवर किससे होगा, ड्रॉई से होगा। ओके, तो जिसके पास ड्यू डेट पे बिल है वो पे करेगा, और ये रिकवर फाइनली जिसने बिल एक्सेप्ट किया यानी ड्रॉई, उससे रिकवर होगा। बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल हमने देखा हुआ है क्या है, ड्रॉअर के लिए बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉई के लिए बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल बुक, जो सब्सिडरी बुक्स है, हमने देखे थे 8 सब्सिडरी बुक्स है, याद कर लेते हैं हम लोग 8 सब्सिडरी बुक्स कौन से, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक। ओके, जर्नल प्रॉपर। जो दो हमने 11th में नहीं सीखे थे, सिर्फ नाम देखे थे, वो थे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक। तो जो आए हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उनका बुक बिल रिसीवेबल बुक, और जिन जो हमने एक्सेप्ट करके दिए उनका बुक इज बिल्स पेएबल बुक। इसके कॉलम्स याद दिए, हम सारे कॉलम एक बार सिर्फ देख लेंगे, आपको ड्रॉ करने को नहीं है, बट लेट अस हैव अ लुक एट इट। बिल कब मिला, अगर बिल रिसीवेबल है तो बिल की डेट क्या है कब ड्रॉ हुआ है, किससे मिला, ड्रॉवर कौन है, हम खुद है कि और कोई ड्रॉवर है हमको एंडोर्स हो क्या है,
ड्रॉई कौन है, कहाँ पेएबल है, सिटी, पीरियड ऑफ द बिल, ड्यू डेट ऑफ द बिल, लेजर फोलियो ऑफ द ड्रॉ, जो इससे मिला है उसका अकाउंट, जो बंदे से हमको मिला है उसका लेजर फोलियो, कितने का बिल है, पे कैश बुक का अगर ऑनर हुआ तो, और रिमार्क्स, इतने सारे कॉलम है। और बिल पेएबल में हमने कब एक्सेप्ट, डेट ऑफ द बिल, किसको दिया है, ड्रॉवर कौन है, हम तो ड्रॉई है ना, अगर पेई का नाम है तो पेई कौन है, कहाँ पे करना है, टर्म क्या है, ड्यू डेट क्या है, लेजर फोलियो, तो जिसको हम पे करेंगे उसका लेजर अकाउंट बनेगा, कितनी अमाउंट पे की, कौन से दिन पे की, कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, और रिमार्क, इतने सारे कॉलम्स बिल्स पेएबल बुक में मिलेंगे। अब अगला जो वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्रीज की तरफ जाएंगे। ओके, अब अगले वीडियो में आई विल बी टेकिंग द कंसेप्ट्स एंड द जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज।